हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश को। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी 772 ईस्वी में। इससे पहले राष्ट्रकूट वंश जो है ये बादामी के चालुक्य के सामंत थे। 772 ईस्वी में ये जो दंती दुर्ग हैं इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और अपनी राजधानी जो इन्होंने है मनकीर या मान्यखेत को बनाया था। मान्यखेट को बनाया था इन्होंने अपनी राजधानी। किसने? दंतीवर्मन ने। कब स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी? 772 में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके। दंती दुर्ग की उपाधियों की बात करेंगे तो इन्होंने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक इन्होंने उपाधि धारण की थी। इसकी जानकारी हमें समनगढ़ के ताम्रपत्र से भी मिलती है। तो ध्यान रखना है कि परम भट्टारक उपाधि की इनकी जो है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो समनगढ़ के ताम्रपत्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त दंती दुर्ग के साम्राज्य की जानकारी हमें एलोरा अभिलेख और सामंतगढ़ लेख, इससे भी हमें दंती दुर्ग के बारे में जानकारी मिलती है। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। कहाँ पर करवाया था? ये उज्जैनी में करवाया था। इन्होंने ये हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, तो इसको ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि जब इन्होंने ये यज्ञ करवाया था उज्जैनी में, उस समय गुज्जर प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। दंतीवर्मन के पश्चात करसन प्रथम ये 756 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं। इन्होंने बादामी के चालुक्यों को पूर्ण रूप से प्रभावहीन कर दिया था, यानी इनके समय में चालुक्य शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी। तो ये 756 में सिंहासन पर बैठते हैं दंतीवर्मन के बाद। करसन प्रथम ने वेंगी के चालुक्यों तथा मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। तो इन्होंने वेंगी के चालुक्यों को हराया था। कौन से शासक थे? वेंगी के चालुक्यों में कौन से शासक थे? तो वो विष्णुवर्धन थे, जिनको इन्होंने हराया था। और मैसूर के गंगों को हराया था किसने? करसन प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करसन प्रथम ने ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो कि एक गुहा मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो करसन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बात करें कि करसन प्रथम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, या एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करसन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बड़ौदा अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करसन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। करसन प्रथम के बाद हम बात करेंगे ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की बात करेंगे, जिनका उपनाम भी पूछा जाता है कि ध्रुव को क्या कहा जाता था? तो धारावर्ष भी कहा जाता था इनको। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु गुज्जर प्रतिहार शासकों और पाल शासकों से युद्ध किया था। तो ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत के युद्धों में इंटरेस्ट लिया था। यानी जब ये कन्नौज में आयुध राजवंश में युद्ध चल रहा था कन्नौज में, उस समय ये उत्तर भारत पर अटैक करते हैं। और यहाँ पर वत्सराज जो कि गुज्जर प्रतिहार शासक थे और धर्मपाल जो कि पाल वंश के शासक थे, इनको इन्होंने पराजित किया था। तो ये ध्रुव जो हैं ये राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक हैं जिन्होंने उत्तर भारत पर अटैक किया था और कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। और उत्तर के सफल अभियान के पश्चात इन्होंने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक अंकित किए थे। तो क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा और यमुना के प्रतीक अंकित किसने करवाए थे? तो ये राष्ट्रकूट शासक हैं ध्रुव, इन्होंने करवाए थे। ध्रुव के बाद हम देखेंगे गोविंद तृतीय को, जिनका समय 793 से 814 ईस्वी तक रहा। इनका उल्लेख जो है सज्जन ताम्रपत्र में मिलता है। सज्जन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान संपन्न किए थे और इन्होंने मालवा, कौशल, कलिंग और बंग को विजित कर लिया था। गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैन्य अभियान किए और कौशल, मालवा, कलिंग और बंग को विजय किया था। इसके अतिरिक्त गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को भी ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिकता आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। इसका काल जो है, किसका काल? गोविंद तृतीय का काल जो है ये राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है।
तो ध्यान रखना है किस राष्ट्रकूट शासक का जो समय है वो चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है, तो गोविंद तृतीय का काल कहा जाता है। इन्होंने उत्तर भारत तक, हिमालय तक सैन्य अभियान किए और मालवा, कौशल, कलिंग, बंग को विजय किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पल्लव, पांड्य, केरल और गंग राजाओं का जो संघ बना था उसको भी इन्होंने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट हम राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष की बात करेंगे। इनको विद्या व कला का संरक्षक माना जाता है। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, इसीलिए इनको विद्या और कला का संरक्षक माना जाता है। इन्होंने स्वयं ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो पूछा जाता है कि अमोघ वर्ष की रचना कौन सी है, तो कविराज मार्ग जो कि कन्नड़ भाषा में है, इन्होंने एक काव्य की रचना की थी। इनके दरबार में कुछ प्रमुख दरबारी कवि रहते थे, जिनमें जीनसेन है, जिनकी रचना कौन सी है, आदि पुराण। जीनसेन की रचना कौन सी है, आदि पुराण। महावीरचार्य इनके दरबारी कवि थे, इनकी रचना है गणित सार संग्रह। इसके अतिरिक्त सक्तायना इनके दरबार में रहते थे, इनकी रचना है अमोघवर्ती। तो सीधे से क्वेश्चन बनते हैं कि आदि पुराण किसकी रचना है, ये जीनसेन की रचना है जो कि अमोघ वर्ष के दरबारी कवि थे। गणित सार संग्रह किसकी रचना है, ये महावीराचार्य की रचना है जो कि अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ती किसकी है, तो ये सक्तायना की है। अमोघ वर्ष का जो समय है ये सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत लोकप्रिय हुआ और ये अमोघ वर्ष जो है इन्होंने जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जीनसेन जो हैं इनके प्रमुख गुरु थे, इनको इन्होंने गुरु बनाया था। ये जैन आचार्य हैं जीनसेन, इनको अमोघ वर्ष ने अपना गुरु बनाया था। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे अमोघ वर्ष। सजन ताम्रलेख जो है ये अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बतलाता है। तो अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बतलाता है। कौन सा ताम्रलेख, तो सजन ताम्रलेख है ये। अमोघ वर्ष जो है जैन मत के पोषक थे, इसके साथ साथ ये हिंदू देवी देवताओं को भी मानते थे। ये अमोघ वर्ष जो है इन्होंने महालक्ष्मी के ये अनन्य भगत थे। सजन ताम्रलेख में अमोघ वर्ष को सीवी दधीची कहा गया है। सजन ताम्रलेख में पत्र में इनको क्या कहा गया है, सीवी कहा गया है और दधीची कहा गया है। इन्होंने देवी पर अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी, ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है, तो सजन ताम्रपत्र से हमें ऐसा पता चलता है। यानी अमोघ वर्ष जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इसके साथ ही साथ इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को भी बहुत मानते थे ये। तो इस प्रकार का उल्लेख हमें सजन ताम्रपत्र से मिलता है, जिसमें इनको सीवी दधीची कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक जगह से पता चलता है कि इन्होंने देवी पर अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी। एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक किस धर्म के पोषक नहीं थे, यानी किस धर्म को इन्होंने राजकीय धर्म नहीं घोषित किया था, तो ये जैन धर्म ही था। इस प्रकार के उल्लेख भी हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को अपनाया था। इन्होंने जैन धर्म, इनके जो गुरु थे जीनसेन, इन्हीं से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसके अतिरिक्त जैन मत को ये मानने वाले थे। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें ये भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण नहीं प्रदान किया था राष्ट्रकूट शासकों ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से धर्म को राष्ट्रकूट शासकों ने संरक्षण नहीं दिया था, तो जैन धर्म था जिसको इन्होंने संरक्षण नहीं दिया था। अमोघ वर्ष ने मान्यखेट नामक नवीन नगर बसाया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो हमने देखा सज्जन ताम्रपत्र में सीवी दधीची इनको कहा गया है अमोघ वर्ष को। अंतिम बात करें अमोघ वर्ष की, तो इन्होंने जल समाधि ली थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी में इन्होंने जल समाधि ली थी, तो तुंगभद्रा नदी में इन्होंने जल समाधि ली थी। नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश के शासक की बात करेंगे, वो है इंद्रतीर्थ। इंद्रतीर्थ की एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि इनके समय में अरब यात्री अलमसूदी भारत आए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरब यात्री अलमसूदी किसके समय में भारत आए थे, तो ये कृष्ण तीर्थ के समय में ये भारत में आए थे। और अलमसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्रतीर्थ को ही कहा है। तो
तो ये ध्यान रखनी है दोनों ही बातें कि अलमसूदी किसके समय में भारत आए और उन्होंने किसको तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है, तो इंद्र तृतीय को कहा है इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्ण तृतीय की। इन्होंने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। तो राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने जब कांची तंजौर की विजय की तब इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, कांचीयुम तंजयम कौंड। तो कांची और तंजौर की विजय के बाद इन्होंने ये उपाधि धारण की थी, कांचीयुम तंजयम कौंड। इन्होंने चोल नरेश प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार रामेश्वर तक कर लिया था। तो ध्यान रखना है, कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश प्रांतक प्रथम को पराजित किया था और रामेश्वर तक का क्षेत्र अधिकृत करके विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड द्वितीय के मंदिर बनवाए थे। तो ध्यान रखना है कि कृष्ण तृतीय ने कौन से मंदिर बनवाए? तो रामेश्वर में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड द्वितीय के इन्होंने मंदिर बनाए थे। इसकी राज्यसभा में शांति पुराण का कन्नड़ भाषी कवि पौन सुशोभित था। तो पूछा जाता है कि शांति पुराण के रचयिता कौन है? तो ये पौन है और ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है शांति पुराण। और ये क्वेश्चन बनता है कि ये कवि पौन जो है ये किस राष्ट्रकूट वंश के शासक के समय में दरबारी कवि थे? तो कृष्ण तृतीय के समय में थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कृष्ण तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कृष्ण तृतीय ने कांचीयम तंजयम कौंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने चोल नरेश प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था और रामेश्वर तक का क्षेत्र अधिकृत कर लिया था इन्होंने, और विजय स्तंभ का इन्होंने स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त हम बात करें, कृष्ण फर्स्ट ने भी विजय के उपरांत तंजावुर विजय के उपरांत इन्होंने तंजावुर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। तो कृष्ण फर्स्ट ने तंजावुर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। और यहाँ पर ये जब चोल नरेश प्रांतक फर्स्ट को पराजित करते हैं कृष्ण तृतीय, तो ये भी इनका जब साम्राज्य विस्तार हो जाता है रामेश्वर तक, तो ये करके ये यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामेश्वर में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड द्वितीय के मंदिर बनाए। इनकी सभा में कौन से कवि थे? तो पौन थे। इनकी रचना पूछी जाती है, शांति पुराण है। और इनकी जानकारी के स्रोत कौन से हैं? कृष्ण तृतीय की जानकारी का स्रोत कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नौसारी अभिलेख से हमें कृष्ण तृतीय की जानकारी मिलती है। नौसारी अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कृष्ण तृतीय की। इसके अतिरिक्त हम बात करें कृष्ण फर्स्ट की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? तो वो बड़ौदा अभिलेख से मिलती है। तो ये दोनों को याद रख लीजिएगा। कृष्ण फर्स्ट की हमें जानकारी मिलती है बड़ौदा अभिलेख से, और कृष्ण तृतीय की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? नौसारी अभिलेख से। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट शासक की बात करेंगे कर्तद्वितीय की। कर्तद्वितीय को तेलपद्वितीय ने पराजित किया था। इसका समय की बात करें तो 974 से 75 कर्कद्वितीय का शासन काल रहा था। तेलपद्वितीय ने इसको पराजित किया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कर्कद्वितीय ही थे। इनको अंतिम रूप से पराजित कर दिया था तेलपद्वितीय ने और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कई बुकों में हमें मिलता है कि अंतिम शासक राष्ट्रकूट वंश के कौन थे? तो इंद्र चतुर्थ माने जाते हैं, क्योंकि इनका समय 975 से 82 दिया हुआ है। यानी कर्कद्वितीय के बाद भी शासक हुए हैं इंद्र फोर्थ, जिनका समय 975 से 82 माना गया है। लेकिन कई बार ऑप्शन में इंद्र फोर्थ नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा कर्कद्वितीय, क्योंकि तेलपद्वितीय ने इनको अंतिम रूप से पराजित कर दिया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी थी। लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ। तो क्वेश्चन बनता है सीधा सा कि एलोरा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ या एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ। तो ये राष्ट्रकूटों के समय में इसका निर्माण हुआ था।
राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, शैव के उपासक थे, वैष्णव के उपासक थे, शाक्त के उपासक थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने जैन धर्म को भी अपनाया था। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के रूप में दिखते हैं अमोघ वर्ष, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध गुफाओं की बात करें तो गुफा नंबर 15 है, जो कि विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जो कि संख्या नंबर 10 है। तो देखिए, बौद्धों से संबंधित जो गुफाएं हैं वो 1 से 12 तक हैं। उन्हीं में बात की जा रही है कि जो गुफा नंबर 12 है उसमें प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एलोरा गुफाएं कितनी हैं टोटल? वो 34 है, जिनमें हमें बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती हैं, हिंदुओं से संबंधित मिलती हैं और जैनियों से संबंधित मिलती हैं। तो 1 से 12 तक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 13 से 29 की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 नंबर की जो गुफाएं हैं वो जैनियों से संबंधित हैं। तो जो 10 नंबर की गुफा है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या कितनी है? तो 10 गुफा है और ये बौद्ध गुफा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम इम्पोर्टेंट गुफा है 15, जो कि किस से संबंधित है? हिंदुओं से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। तो ये गुफाओं को ध्यान रखना है। एलोरा गुफाएं कितनी है टोटल? 34 हैं। बौद्धों से संबंधित कौन सी हैं, जैनियों से संबंधित कौन सी हैं, इन सभी को ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो गुफा नंबर 10 है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें किसका वर्णन है? विश्वकर्मा का वर्णन है। और जो गुफा नंबर 15 है ये विष्णु को नरसिंह के रूप में इसमें दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम वर्णनकर्ता कौन है? तो वे हैं थेविनेट, फ्रांसीसी यात्री हैं ये। इन्होंने 17वीं शताब्दी में इसका वर्णन किया है। ये एलोरा गुफाएं बहुत पहले की बनी हुई हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी में ये फ्रांसीसी यात्री हैं थेविनेट, इन्होंने सर्वप्रथम एलोरा गुफाओं का नाम लिया था, यानी एक तरह से नामकरण किया था। किसने? तो थेविनेट ने किया था 17वीं शताब्दी में। वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और देखेंगे कि राष्ट्रकूट शासकों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की अनुमति प्रदान की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की अनुमति प्रदान की थी? तो ये राष्ट्रकूट शासक ही थे जिन्होंने मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की अनुमति प्रदान की थी। सीएक परमार ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर उसे पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रकूट राजवंश जो है अपने आप को किसके वंशज कहता था? तो सत्यकी का वंशज और पांडव का वंशज कहता था। ठीक है। लोकप्रिय विश्वविद्यालय की बात करें तो कंघेरी विश्वविद्यालय रहा लोकप्रिय विश्वविद्यालय। राष्ट्रकूट राजवंश में कौन सा रहा? तो वो रहा कंघेरी विश्वविद्यालय।